हेलो बच्चों, आर्टिकल एनालिसिस के क्रम में जो आज का हमारा आर्टिकल है वो एडिक्शन से संबंधित बातें कर रहा है। जिसका टाइटल है लेट्स ब्रेक अ साइलेंस, कि जो खामोशी है एडिक्शन को लेकर के उसके खिलाफ आप बोलिए और अपनी आवाज उठाना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप खामोशी से, शांति से अपने आसपास गलत होते हुए देखेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका खुद का बच्चा भी उसकी चपेट में आ जाएगा। अगर आप दूसरे के बच्चे को देखकर या उसके साथ गलत होते हुए देखकर खुश हो रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके बच्चे के साथ भी वही होगा और फिर आप पछताएंगे। इसी कंटेक्स्ट में बात किया है, वी मस्ट बी अ कंट्री दैट प्रोटेक्ट्स इट्स फ्यूचर, नॉट मॉर्टगेजेस इट टू एडिक्शन इंडस्ट्रीज। मतलब हमें एक ऐसा देश बनना है जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सक्षम हो, ना कि ऐसा जिसने अपना भविष्य गिरवी रख दिया हो एडिक्शन इंडस्ट्रीज को। एडिक्शन से मतलब यहाँ पर उन नशों से है जिनको बहुत ही छुपे हुए रूप में प्रमोट किया जा रहा है या बच्चों के साथ या नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। उन लोगों तक पहुंचाया इस ढंग से जा रहा है कि ये नुकसान नहीं करेगा, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उसकी वजह से काफी तरह की डिजीज हो रही हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। It's alarming to see today's youth embracing habits that threaten their health, along with curtailing their potential. कहने का मतलब इस समय जो बच्चों की आदतें हैं इस ढंग से बनाई जा रही हैं जो उनके भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं और काफी गंभीर और खतरनाक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। साथ ही उनके पोटेंशियल को भी प्रभावित कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा या कोई वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट किसी तरह के एडिक्शन की चपेट में आ जाता है तो न केवल उसका फ्यूचर बर्बाद होगा बल्कि उसकी हेल्थ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको हेल्थ एक ही बार मिलती है और अगर ये किसी भी वजह से परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपका नुकसान ही होगा और इसकी कोई रिकवरी नहीं होती। It doesn't begin only with syringes or narcotics. The road to addiction is also paved with gateway devices. कहने का मतलब ये केवल सिरिंजेस और नारकोटिक्स से रिलेटेड नहीं है। शुरुआती दौर में ऐसा देखा गया, चाहे वो जिम करते समय किसी तरह के स्टेरॉइड्स लेना हो या हॉस्टल्स में रहते हुए किसी तरह के नारकोटिक्स या किसी तरह के ड्रग्स की सप्लाई हो या सिरिंजेस के माध्यम से अपनी ही वेन्स में कुछ इंजेक्ट करना हो। शुरुआती दौर में ये सिर्फ इतना था, लेकिन अब धीरे धीरे ये और बढ़ रहा है और इसको दूसरी दिशा में डाइवर्ट किया जा रहा है जिसे हम कहते हैं ई सिगरेट्स या वेप्स। कहने का मतलब ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है या वेप्स का मतलब शायद किसी तरह का धुआं आप कंज्यूम करते हैं और ये आपको बताया जाता है कि नुकसान नहीं करेगा। इसे इस ढंग से मार्केट किया जाता है कि ये काफी सेफ है, काफी स्लीक है और आजकल फैशनेबल भी है। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज करते हुए हमें दिख जाते हैं हमारे बच्चे उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं। और क्योंकि हाथ में वेप्स लेके धुएं का छल्ला बनाते हुए काफी कूल लगता है तो बच्चे उसी को फॉलो करने लगते हैं, उसी ट्रेंड को। साथ ही इसको प्रमोट किया जा रहा है कि जो भी ई सिगरेट्स हैं वो सब कुछ सेफ हैं। एक होता है नॉर्मल सिगरेट जो टपरी पे मिलता है, दूसरा है ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। यहाँ पर बात हो रही है केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की और वेप्स की, जो कि कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन तक बहुत ही आसानी से पहुंचाया जा रहा है। साथ ही ये जो डिवाइसेस हैं इनको चाइल्ड फ्रेंडली फ्लेवर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और सोशल इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। कहने का मतलब जो भी सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल के नए जो छपरी टिकटॉकर टाइप के लोग आ गए हैं उनके माध्यम से इनको प्रमोट किया जाता है और ये बताया जाता है कि नुकसान नहीं करता, इससे बड़े आप कूल दिखते हैं और आप इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही ये इस समय फैशन में भी है तो लोग उन्हीं की नकल करते हुए इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस आर्टिकल को शुरू किया है, लेट मी बिगिन विद अ क्वेश्चन एवरी पेरेंट विल रिलेट टू, कि इस
मैं इस आर्टिकल को इस क्वेश्चन के साथ शुरू करना चाहूंगी जिससे जिससे हर पेरेंट रिलेट करेगा। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मदरहुड टुडे? मतलब कि वर्तमान के समय में एक माँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, या मातृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या देखने को मिल रही है? ये केवल अपने करियर के साथ बैलेंस बनाना नहीं है, बल्कि अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने हाई परफॉर्मिंग चिल्ड्रन की को भी बड़ा करने के लिए बात हो रही है। कहने का मतलब कि एक तरफ जहां महिलाएं विकास के लिए काम कर रही हैं, दूसरी तरफ अपना घर संभाल रही हैं, तीसरी तरफ वो कोशिश कर रही हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े हों और एक देश के अच्छे नागरिक बने। इस क्रम में एक तरफ करियर की अलग चुनौतियां हैं क्योंकि करियर काफी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, वहां पे अलग तरह के चैलेंजेस हैं। दूसरी तरफ घर भी संभालना है क्योंकि फीमेल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल से ज्यादा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और इन सब के बीच उन्हें अपने बच्चों को भी देखना है कि कहीं किसी गलत आदत में वो ना फंस जाएं। इसीलिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता जा रहा है अपने बच्चों को इस तरह से बड़ा करना कि वो एक अच्छे सिटीजन के रूप में बड़े हों और लोगों से वेल बिहेव्ड रहें। साथ ही जो उनकी मेंटालिटी है वो काइंड हो और साथ ही वो इस समाज को एक अच्छा रूप देने में सहयोग करें, ना कि एक ऐसे व्यक्ति बनकर उभरें जो कि समाज के लिए अराजकता का पर्याय बन जाए। इस कॉम्प्लेक्सिटी में एडोलेसेंस एज तो एक चुनौती है ही, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट होता है बच्चों के लिए। इस एडोलेसेंट स्टेट पे ही एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुका है, उसका बनाया है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा। तो उस एडोलेसेंस एज में जो सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के सामने क्या है, साथ ही उनकी जो जो एज है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है क्योंकि उनको सोसाइटी का कोई आइडिया नहीं होता, उनको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है और गलत डायरेक्शंस में भेजा जा सकता है। ऐसे में जो उनका सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन वाला पीरियड है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती होती है फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल डेवलपमेंट को लेकर के। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे खेलने कूदने की जो प्रथा और प्रचलन थी वो तो खत्म होती जा रही है। परंपरागत शिक्षा के बाद अब एक जो नया दौर आया है, सुबह बच्चे का टाइम जाता है स्कूल में, शाम को उसकी होती है कोचिंग। तो जब दोनों के बीच में बच्चे के पास समय नहीं बचता, घर लौट के उसे होमवर्क करना है, अगले दिन दिखाना है, टास्क उसका इनकम्प्लीट है, बर्डन उसके ऊपर ज्यादा है। ऐसे में अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाना एक बच्चे के लिए काफी चुनौतीपूर्ण काम होता है। साथ ही साथ जब इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ बच्चा डील करता है तो वो चैलेंज केवल फिजिकल नहीं होता है। जब आपके ऊपर लगातार काम का दबाव होगा तो वो आप इमोशनली भी कहीं ना कहीं टेम्पर होने लगेंगे। साथ में अननेसेसरी रिलेशंस बनना, रिलेशनशिप्स में जाना। आजकल लोगों ने इस ढंग से प्रमोट करना शुरू किया है कि जो 20, 25 या 30 साल के परफॉर्मर होंगे वो अपने को छोटे बच्चों की ड्रेसेस पहन के उस तरह के सीरियल्स को शूट करते हैं या बनाते हैं या जनता के बीच लेकर जाते हैं, जिससे कि बच्चे को ऐसा लगता है कि ये हमारी रिलेशनशिप की सही एज है, जबकि ऐसा नहीं है। आसपास ऐसे वेब सीरीज, शोज या टीवी के जो भी शोज हैं उनको इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक पीयर प्रेशर जनरेट किया जाता है कि अरे तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड नहीं है। तो उसे भी आजकल लोगों ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया है और आपस में जब बच्चों का प्रेशर होता है, एक दूसरे को इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, तो लोग अननेसेसरी रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं जो कि बच्चे को इमोशनल एस्पेक्ट में टेम्पर करते हैं और ये सब कुछ डिजिटल मीडिया की वजह से होता है। साथ ही साथ सोशल और बिहेवियरल डेवलपमेंट टेम्पर इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो सोशल कम होता जा रहा है, स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक ही सीमित है। ऐसे में जब सोशल एस्पेक्ट में या बिहेवियरल एस्पेक्ट में जब भी आप इमोशनली टेम्पर्ड होंगे तो आपका बिहेवियर सोसाइटी के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति, अपने आसपास वाले रहने वाले लोगों के प्रति
धीरे धीरे बदलने लगता है। तो सबसे बड़ी चैलेंजेस यही है एडोलेसेंस एज में कि उनको फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल प्रॉपर वे में डेवलप होने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले और वो डेवलप हो पाए। साथ ही सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर होने की वजह से बच्चे सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब कि किसी ना किसी तरह के ऐसे पदार्थ का सेवन करना जिसमें नशे की मात्रा हो। जब आप इमोशनली डिसबैलेंस होंगे, आपको किसी तरह का खालीपन लगेगा, उस खालीपन को भरने के लिए आपको किसी ना किसी तरह के नशे की जरूरत होगी। अब वो छोटी पुड़िया हो, चाहे बड़ी पुड़िया हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे निकोटिन हो, इससे और आगे चले गए तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हो गया, वेप्स हो गया, फिर और आगे चले गए तो फिर ड्रग्स हो गया। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक सीरीज में बच्चा बढ़ता जाता है और पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और बिना किसी सूचना के बच्चा उस ट्रैप में फंस जाता है। तो उसी टॉपिक को यहाँ पर उठाया गया है। साथ ही साथ सब्सटेंस एब्यूज के साथ ही मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बच्चे को शुरू हो जाते हैं, जिससे जो उसका सोशल डायनामिक्स है वो कॉम्प्लेक्स होने लगता है। क्योंकि जब आपको गलत आदतें लगती हैं तो सबसे पहले आपके पास गलत लोग आकर के खड़े होते हैं। वो गलत लोग आपको आसपास आकर इसलिए घेरते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट आपसे होता है। इसीलिए बात हुई कि जो एडोलेसेंस की एज है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट है और ऐसे में आपके आसपास मौजूद लोग आपको गलत ट्रैक पे भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर आप किसी तरह के कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो भी इशू होगा, या आप अपनी स्टडी नहीं संभाल पाते, एकेडमिक्स में पीछे रह जाते हैं, उससे इशू होगा। तो उसका जो लास्ट आउटपुट है उसकी वजह से मेंटल हेल्थ आपका इम्पैक्ट होने लगता है। साथ ही किसी भी मदर के लिए ये एक चैलेंजिंग फेस होता है, क्योंकि एक विमेन की सबसे ज्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी होने लगती है कि वो अपने घर को भी संभाले, साथ ही साथ उसे अपना करियर संभालना है। करियर और घर संभालने के साथ साथ उसके लिए सबसे बड़ी चिंता किसी भी महिला के लिए ये हो जाती है कि उसे अपने बच्चों को भी एक वेल रेस्ड किड बनाना है, ताकि वो भविष्य में एक अच्छा सिटीजन देश के लिए साबित हो। तो इन सब चीजों के बीच बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही किसी भी तरह का जो सपोर्ट सिस्टम है या गाइडेंस सिस्टम है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। बहुत ही कम स्कूल्स ऐसे हैं जो साइकाइट्रिक लेवल पे या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से बच्चे को एनालाइज करते हैं और उनको उस हिसाब से सलाह देते हैं। अभी इंडिया में इस लेवल पर फैसिलिटीज हेल्थ केयर की अवेलेबल नहीं है। साथ ही यहाँ पर लिखा है कि किसी भी माँ के लिए सबसे बड़े दुख का विषय है उसके बच्चे का इंटेलेक्चुअल डिसेबल होना। कहने का मतलब कि कोई भी बच्चा अगर किसी तरह के मानसिक बीमारी के साथ पैदा होता है तो हर व्यक्ति उसका मजाक उड़ाने को तैयार बैठा है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो उस बच्चे के साथ पढ़ने वाले बच्चे हों या आसपास के लोग हों, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, हर आदमी उस बच्चे का मजाक उड़ाता है, उसकी डिसेबिलिटी को लेकर के क्रिटिसाइज करता है। लेकिन माँ एकमात्र ऐसी होती है जो इन सब चीजों को साइड रख के अपने बच्चे को कैसे वेल और प्रॉपर वे में उसको नरिशमेंट दे सके, उसका नर्चर और केयर कर सके, इस बात की चिंता करती है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी माँ के लिए जो भी इन कंडीशंस को, भाई अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से बीमार पैदा हो रहा है तो उसका एक सबसे जो बड़ा रीजन है हम जो दे देते हैं उसे कह देते हैं दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी थी इसीलिए ऐसा हुआ, इसमें हम में से किसी का कोई भी योगदान नहीं, कोई भी हाथ नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अंततः संभालना तो उस माँ को ही है। और इसी टर्म्स में जो बात ये आती है कि अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से बीमार पैदा हुआ तो उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो रीजन जेनेटिक हो सकते हैं या प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। जेनेटिक का मतलब ये है कि जो भी आपके बायोलॉजिकल रीजंस हैं हस्बैंड वाइफ के, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर कोई भी प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस हो, यानी कि
बच्चे के पैदा होने से पहले जिस समय वो अपनी माँ के गर्भ में था, उस ड्यूरेशन की बात हो रही है, डिलीवरी से पहले की। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं शायद ऐसा उसकी वजह से हुआ हो, बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल पैदा हुआ हो। उससे भी ज्यादा पेनफुल रियलिटी ये है कि बच्चा हेल्दी पैदा हो, मतलब सारे चैलेंजेस तो घूम फिर के फीमेल पे, एक माँ पे ही जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चा हेल्दी पैदा हुआ लेकिन ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस और सोसाइटल पीयर प्रेशर और एकेडमिक प्रेशर बच्चा किसी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज में स्लिप कर जाता है, तो किसी भी मदर के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि एक तरफ वो अपने करियर को मेंटेन कर रही है, दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली को संभाल रही है, और तीसरी तरफ उसे अपने बच्चे को भी संभालना है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन उसके कंधों पर ही है। साथ ही ये देखना होता है कि किसी तरह के कॉग्निटिव डिक्लाइन ना हो, इस तरह की किसी भी सिचुएशन की वजह से। तो मेंटल हेल्थ को संभालना करंट टाइम में एक ज़्यादा बड़ी चुनौती बनती जा रही है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि यूथ में ऐसी आदतें बढ़ती जा रही हैं जो कि उनके खुद की ही हेल्थ को परेशान करती हैं या थ्रेटन करती हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। शुरुआती दौर में जब ये शुरू होता है तो ये सिरेंजेस या नारकोटिक्स के तरह में शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए ई सिगरेट्स, वेप्स और डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स की तरफ चला जाता है। कहने का मतलब है कि अपनी बिजी लाइफ के बीच में बच्चे को प्रॉपर केयर देते हुए भी गलत लोगों की वजह से शुरुआत बहुत हल्की होती है जो पता नहीं चलती, सिरिंजेस या किसी तरह के नारकोटिक्स या सब्सटेंस अब्यूज से शुरू होता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। और आजकल वेप्स हो, ई सिगरेट्स हो, ये एक तरह का फैशन बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें चाइल्ड फ्रेंडली फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और साथ ही सोशल इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेपोराइजेशन के साथ कैंडी कलर्ड पेन्स में आते हैं, ओडोरलेस होते हैं, निकोटिन पाउचेस होते हैं। मतलब ये डिफरेंट फॉर्मेट में आते हैं, ये पेन की तरह भी हो सकते हैं ऐसे जो देखने में पता ना चले, निकोटिन के छोटे छोटे पाउचेस हो सकते हैं, ये ओडोरलेस होते हैं, तो इसीलिए इनको पहचान पाना भी इतना ईजी नहीं होता है और इसे इस ढंग से ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, लिखा है द साइंस इजंट एक्सीडेंटल, मतलब ये साइंस ऐसे ही नहीं पनप गई है, इसको सोच समझ कर बनाया गया है कि आने वाली पीढ़ी इसको कंज्यूम करे। तो इसका जो कंज्यूमर है वो हमारा युवा वर्ग है या हमारे देश के जो छोटे बच्चे हैं, उनके कंज्यूम करने के लिए ही इस इंडस्ट्री ने इसको डेवलप किया है। ये वेब्स बैंड हैं, लेकिन फिर भी इनको आप अक्सर स्कूल के बच्चों के बीच में देख सकते हैं, और ये भारत की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही कि भारत में ही ये पूरी तरह से बैन है, लेकिन अक्सर ऐसी चीजें आपको स्कूल में, कॉलेजेस में देखने को मिल जाएंगी जो कि सच में है। और इसकी वजह से इसने एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट की है। साथ ही में अभी थाईलैंड में एक जॉम्बी सिगरेट्स नाम से है जो कि ड्रग लेस्ड ई सिगरेट था, जिसमें सिंथेटिक कैनाबॉइड्स पाया जाता था, जिसका नाम था एबी पिनाका, जो कि एक सीरियस थ्रेट है। तो कहने का मतलब जो थाईलैंड में पाया गया, जिसे हम जॉम्बी सिगरेट के नाम से कह रहे हैं, किसी तरह का कैनाबॉइड है, इसने एक 12 साल की बच्ची का लंग फेलियर हो गया सिर्फ इसको लेने की वजह से। अब समझने वाली बात है कि 12 साल बहुत कम उम्र है और उस बच्ची ने लगातार केवल 2 साल इसका सेवन किया था और 2 साल सेवन करने की वजह से उसका लंग इम्पैक्ट हो गया। और उसका जो एडिक्शन था वो उसके पेरेंट्स को तब तक नहीं पता चला जब तक कि वो एक सीरियस इलनेस में कन्वर्ट नहीं हो गया और उसका लंग फेलियर के रूप में सामने नहीं आ गया। और ये धीरे धीरे जो वेप की हैबिट है वो धीरे धीरे और वर्स होती जाती है, क्योंकि जिसको एक बार लेने की आदत पड़ गई, तलब लग गई, अगर उसे नहीं मिलेगा तो जो उसका रिएक्शन है वो काफी नेगेटिव आएगा। तो लोग छुपाकर इसका कंजम्पशन करते रहते हैं और लंबे समय में ये हेल्थ को बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है।
साथ ही साथ ये जो निकोटिन जिसका सेवन किया जाता है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम कॉर्टिकल ब्रेन डेवलपमेंट जो कि फेटस में बच्चे का होता है, वो भी बुरी तरह से इम्पैक्ट होता है। मतलब कहने का मतलब जो व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है वो खुद तो प्रभावित हो रहा है, उसके साथ ही आगे आने वाली पीढ़ी भी बुरी तरह से प्रभावित होगी। जैसे एक डायलॉग आजकल इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एक डायलॉग अक्सर चलता है कि सिगरेट पीने से भी लड़की का चरित्र नहीं खराब होता बल्कि लंग्स ही खराब होता है। तो ये क्या तरीका है? ये तरीका है प्रमोट करने का कि विमेन्स भी मेन के इक्वल हैं और उनको भी सिगरेट का कंजम्पशन करना चाहिए। इसीलिए ये टैगलाइन बना दी कि सिगरेट पीने से लड़की का चरित्र नहीं खराब होता, लंग्स ही खराब होता है। बात तो वही है ना, हेल्थ इंपैक्ट हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। तो ठीक वही चीज यहाँ पर दिया है कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। साथ ही इंडिया में बहुत से लोग इसे विटनेस कर रहे हैं और ज्यादातर मदर्स ने इसके खिलाफ एक तरह का वेपिंग मूवमेंट चलाया। कहने का मतलब है जब माओ को लगा कि उनके ग्रुप में ये बात पहुंची कि इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर के अपने कंसर्न उठाए, ग्रुप बनाया और एक वेपिंग मूवमेंट चलाया। ये ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मदर्स के द्वारा था कि हम पैसिवली बैठ के अपने बच्चों को खराब होते नहीं देख सकते, हम एक्टिवली इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने बच्चों को सेफ गार्ड करेंगे। इंडिया में जितने भी ई सिगरेट्स और वेप्स हैं ये बैन है, जैसे कि यूरोप और एशिया में है। साथ ही साथ एशिया और यूरोप भी एक बड़े स्तर पर इसके दुरुपयोग का सामना कर रहा है। साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि 2027 तक इसका जो मार्केट है इसको पूरी तरह से फिनिश किया जा सके, जिससे कि जो इंडस्ट्री है इसको एडिक्शन फ्री रखा जा सके। और लोगों ने ये तय किया कि जो निकोटिन का एडिक्शन है या जितने भी डिसेप्टिव प्रोडक्ट्स हैं उसे एज अ सोसाइटी हमें आवाज उठाना चाहिए, साइलेंस ओवर एक्शन, कि हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जिससे हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएं। तो कहने का मतलब चाहे वो निकोटिन हो, चाहे वो वेप्स हो, चाहे वो ई सिगरेट्स हो, इन सभी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में किसी तरह ये ना पहुंचे, और वर्तमान में भी भारत में ये बैन है। इसका एक ही मकसद है इस मूवमेंट का, जो वेपिंग मूवमेंट चलाया जा रहा है, कि भविष्य में किसी भी बच्चे का जीवन खराब ना हो, और ये ऑर्डिनरी मदर्स के द्वारा ही चलाया जा रहा है।